सॉलिड्स ये सब्सटेंस का एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर कि इसका वॉल्यूम और शेप ये दोनों इसका फिक्स्ड होता है। इसके पीछे रीज़न यही है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि इनको बाइंड करके रखता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने पोजीशन को छोड़ के इधर उधर रोम नहीं कर सकता है, जा नहीं सकता, जिसके कारण सॉलिड्स फ्लो नहीं करता है। और इसी के कारण सॉलिड्स को मिलता है एक डेफिनेट वॉल्यूम और एक डेफिनेट शेप। तो ये तो सॉलिड का एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन सॉलिड्स जो है ये वाइडली वेरिंग प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि बहुत सारे सॉलिड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, जबकि कुछ सॉलिड्स बहुत ही बुरा कंडक्टर होता है। कुछ सॉलिड्स डक्टाइल होता है तो कुछ बिल्कुल डक्टाइल नहीं होता है। बहुत सारे सॉलिड्स मेलिएबल होता है और बहुत सारे सॉलिड्स नहीं होते हैं। बहुत सारे सॉलिड्स चमकीला होता है, उनमें लस्टर होता है, और बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे भी हैं जो कि डल होता है। अब सॉलिड्स में इतने वाइडली वेरिंग प्रॉपर्टीज आता कहाँ से है? उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करके रखा है, उसमें किस तरह का ऑर्डर है, ये बहुत हद तक डिसाइड करता है कि सॉलिड का प्रॉपर्टी कैसा होगा। और हमें पता है जब ऑर्डर नहीं होता है किसी भी तरह का तो उस तरह के सॉलिड्स को हम अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं, और जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक बेहतरीन पैटर्न शो करता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए ये जो पूरा चैप्टर है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, तो हम फिलहाल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे ही बात करेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सॉलिड्स में इतना वाइडली वेरिंग प्रॉपर्टी क्यों आता है? एक तो रीज़न हमने देख लिया कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने आप को किस ऑर्डर में रखा है, और दूसरा रीज़न ये है कि इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस तरह का है और वो कितना स्ट्रांग है। अब अकॉर्डिंग टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, किस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, कितना स्ट्रांग है वो, उसके हिसाब से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है आयोनिक सॉलिड्स। यहाँ पर जो सॉलिड बनता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स होते हैं। सो आयन से बना हुआ सॉलिड, इसे हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। इसके बारे में आगे हम काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे। दूसरा कैटेगरी जो है इसे कहा जाता है कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड के पीछे का बेसिक्स जो है वो ये है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है जिसके कारण ये सॉलिड फॉर्म में है, वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और इसी तरह से हम इसे आगे और भी कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तरह का सॉलिड होता है मेटालिक सॉलिड्स। जितने भी मेटल्स आप देखते हैं सारे मेटालिक सॉलिड्स हैं। इसके भी कुछ खास प्रॉपर्टीज है, हम आगे बात करेंगे। और चौथा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जैसे इससे पहले हमने बात किया कि अगर सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन से बना हुआ हो तो उसे हम आयनिक सॉलिड्स कहते हैं, वैसे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी सॉलिड का वो अगर मॉलिक्यूल्स से बना हुआ हो तो हम उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। आगे चल के हम इसके बारे में और भी डिटेल्स में बात करेंगे, जहां पर कि हम ये देखेंगे कि कभी कभार एटम से बना हुआ सॉलिड भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा जाता है। तो चलिए इस सारे चीज़ों पे हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल तो चलिए शुरू करते हैं पहला कैटेगरी जो कि है आयनिक सॉलिड। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, सादा नमक। लेट अस से कि ये सोडियम एटम है और ये क्लोरीन एटम है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में इन दोनों को देखें तो आप ये पाएंगे सोडियम जो है कुछ इस जगह पे है और क्लोरीन यहाँ पर है। आप गौर करें कि सोडियम अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन जैसा हो जाता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका हो जाता है, इसका ऑक्टेट फुलफिल्ड हो जाता है।
अब अगर आप क्लोरीन को देखें, क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है और इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाता है। अब अगर यही सोडियम और ये क्लोरीन एक दूसरे के करीब आता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करके ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेता है। तो इस तरह से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए पॉजिटिव आयन बन जाता है, जिसे हम कैटायन कहते हैं, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करके, ग्रास्प करके, ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एनायन कहते हैं। अब ये दो आयंस ये बहुत क्लोज है और इन दोनों के बीच डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके बिल्कुल एक बॉन्ड सा ये बनाएगा। अब ऐसा तो और भी जगहों पे होगा कि सोडियम और क्लोरीन एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए, ऐसा एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल और ये दूसरा सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या होगा इन दोनों के बीच? आप देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रेपेल करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को तो रेपेल करेगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये खुद को कुछ ऐसे अरेंज कर लेगा कि पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव आयन सटा हुआ होगा और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव सटा हुआ होगा, और ये सिलसिला चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और ऐसा करते करते बन जाएगा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। तो ये बन गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो है ये एक पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से ये बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना हुआ है। तो ऐसा लग सकता है कि इसमें बहुत सारे अवेलेबल चार्जेस हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें ये सारे इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं कि अगर करंट पास करवाने का कोशिश किया जाए तो भी ये आयंस अपने पोजीशन को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये अपने नेबरिंग आयंस के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। तो जब ये अपने पोजीशन को ही छोड़ नहीं सकता है, ये अगर फ्लो नहीं कर सकता है, तो करंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। करंट क्या है? चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। अब अगर ये आयंस फ्लो कर सकता तब हम कहते हैं कि यहाँ पर करंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आयंस फ्लो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसे मेल्ट कर दे, इसे मॉल्टन स्टेट में लाए या फिर इसका सॉल्यूशन बनाए, इसे डिसॉल्व कर दे जिस लिक्विड में ये डिसॉल्व हो सकता है, तो वैसे में होता ये है कि ये जो आयंस है ये आयंस स्प्लिट कर जाता है। मॉल्टन स्टेट का मतलब क्या है? मॉल्टन स्टेट का मतलब ही तो यही है कि जो बॉन्ड इन आयंस को बांध के रखा था, अब इसमें इतना थर्मल एनर्जी दिया गया कि वो बॉन्ड्स टूट गया। अब ये आयंस फ्लो कर सकता है। और यही चीज़ होता है जब आप इस NaCl को किसी लिक्विड में, जिसमें ये डिसॉल्व हो सकता है, वैसे किसी लिक्विड में आप इसे डिसॉल्व करवा दें, उसका सल्यूशन बना दें। अब देखिए, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो कि कैटायंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो एनायंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। ऐसे में यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, मैं जो आपसे कह रहा था इसका मतलब यही है कि मान ले ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में NaCl का सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव आयंस एग्जिस्ट करता है। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन यहाँ पर बहुत सारे एग्जिस्ट करेगा। और अगर यहाँ पर बैटरी के दो टर्मिनल्स
बैटरी के दो अपोजिट टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, अगर इसे जोड़ दिया जाए, बैटरी से अगर जोड़ दिया जाए, तो फिर होता यही है कि यहाँ से करंट पास करने लगता है। इस तरह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है और सॉल्यूशन के थ्रू भी करंट इस डायरेक्शन में ऐसे ये फ्लो करता है। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस है ये इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा और यहाँ पर इस प्लेट से जाके ये अटैच हो जाएगा और नेगेटिव आयंस जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा और यहाँ पर बनता है इलेक्ट्रिक करंट। अब चलिए रुक करते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की तरफ। ये इस तरह का सॉलिड है जहाँ पर कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं और वे एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है डायमंड। डायमंड कार्बन से बना हुआ होता है। यहाँ पर एक कार्बन एटम अपने 4 नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर ये कार्बन एटम भी अपने 4 नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। उसमें से एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा, ये और 3 कार्बन एटम्स के साथ यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी वही करेगा, 1 2 3 और कार्बन एटम्स के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से अगर आप इसका बड़ा पिक्चर देखें तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक कार्बन एटम अपने नेबरिंग 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। हर एक एटम अपने 4 नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कोवेलेंट सॉलिड्स इस तरह के सॉलिड्स है जहाँ पर कि कोवेलेंट बॉन्ड मेन बॉन्डिंग फैक्टर होता है। अब चलिए बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि मेटल है। बहुत सारे मेटल्स हैं। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, आयरन। सो मेटालिक एटम्स जब करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, तो एक एटम अपने आसपास के नेबरिंग एटम्स पे इन्फ्लुएंस डालता है क्योंकि ये बहुत करीब आ चुका होता है। तो जब एक न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस अपने आसपास के एटम्स के आउटर शेल पे इन्फ्लुएंस डालता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है या थोड़ा फ्री हो जाता है। ऐसे ही मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है, टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। तो इस इन्फ्लुएंस के कारण लगभग हर एक एटम से एक या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और यहां पर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे बनता है। इसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स लगभग फ्री होता है। थोड़ा भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाए तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है इलेक्ट्रॉन, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगता है और ये करंट को एस्टेब्लिश करता है। इलेक्ट्रिक करंट ये बना सकता है बहुत आसानी से क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत लूज होता है। जो यहाँ पर कैटायन बनता है, इससे पहले तो ये न्यूट्रल एटम था, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ये क्या बनेगा, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव आयंस के साथ थोड़ा लूजली बाउंड होता है, तो ये इजीली करंट को एस्टेब्लिश कर सकता है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो है एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करता, इसके पीछे रीजन भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो ये इन पॉजिटिव आयंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, जिसके कारण कि ये पॉजिटिव आयंस जो है ये एक दूसरे को रिपेल ना कर सके और इस तरह से एक क्रिस्टल बनता है, मेटालिक क्रिस्टल बनता है। इस तरह के सॉलिड्स को हम मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं। और जैसे कि हमने बात किया, ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगला जो टाइप है इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड।
इसे 3 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि पहला हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। वैसे देखा जाए तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एक स्पेशल टाइप है। और तीसरा इसे कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इन सब के बारे में, इन 3 तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर स्टैंडर्ड 12th के लिए द सॉलिड स्टेट, इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।